नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चर्चा विद विनीत के एपिसोड 1 में, जहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए मार्मिक पटेल, वन ऑफ द सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ऑफ माय लाइफ। तो चलिए आज उनके साथ बातचीत करेंगे। आपको उसमें से काफ़ी कुछ समझ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हो मार्मिक? Hi Vinit, I'm हाय। pretty good. How about yourself? अरे एकदम बढ़िया, देखो बस ठीक है। कोरोना टाइम चल रहा है। या बहुत ही अभी तो कोरोना की वजह से हो रहा है बहुत कुछ। तो मार्मिक अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को। Hi friends, I am Marmik Patel. By profession, I am Associate Protection and Control Engineer at Leidos Incorporation in USA. I have completed my master's studies in Illinois Institute of Technology, Chicago. My bachelor's has been completed in Pandit Dindayal Petroleum University, Gandhinagar, major in electrical engineering. अभी हम बात करेंगे आपकी जर्नी की कि आपकी प्राइमरी स्कूल से लेके पीडीपी तक से लेके यूएसए तक आपकी जर्नी कैसी रही। वेल विनीत, मेरा प्राइमरी एजुकेशन मेरे ऊंजा गांव के लोकल स्कूल में ही हुआ है, रामबाग प्राइमरी स्कूल। आफ्टर दैट आई गॉट एडमिटेड इन सेकेंडरी स्कूल श्री नवजीवन विद्या मंदिर। वहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड 8 से लेके 10 तक की पढ़ाई की है। बाद में 11-12 साइंस के लिए मैं गांधीनगर मूव हो गया था। वहाँ पे हॉस्टल में रह के वेद इंटरनेशनल स्कूल में मैंने 11-12 साइंस मैथ्स ए ग्रुप में किया है। उसके बाद मैंने 4 इयर्स का इंजीनियरिंग प्रोग्राम पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी से किया है। और मास्टर्स स्टडी के लिए मैं शिकागो मूव हो गया, इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ पे मेरा मेजर कंसंट्रेशन पावर एंड कंट्रोल डोमेन था। तो यही मेरी जर्नी रही है फ्रॉम माय प्राइमरी एजुकेशन टू माय मास्टर स्टडीज एंड टिल द पॉइंट आई गॉट इन प्रोफेशनल लाइफ। जी बिल्कुल, आपकी जर्नी को देख के लग रहा है कि बहुत ही अच्छी आपकी जर्नी रही है। तो उस बेसिस पे आपने कुछ गोल सेट किए होंगे अपनी लाइफ में, तो उसके बारे में कुछ बताइए। Well, I have decided my two types of goals, short-term goals and long-term goals. जी। In short-term goals, मैंने जब यहाँ की प्रोफेशनल लाइफ में एंटर किया तो यहाँ पे कुछ लाइसेंस एग्जामिनेशंस है जो अपने करियर में एडवांसमेंट के लिए बहुत यूजफुल रहती है। तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल तो अभी यही है कि मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग इन ट्रेनी ईआईटी की एग्जाम क्लियर करूँ और उसका लाइसेंस अचीव करूँ। आफ्टर दैट आई वांटेड टू बी प्रोफेशनल इंजीनियर, रजिस्टर्ड इंजीनियर। एंड करियर वाइज अभी तो मेरा गोल है कि मैं जो डिज़ाइन इंडस्ट्री में हूँ तो उसमें उसमें रिवोल्यूशनरी कुछ चेंज अप टू 5-6 इयर्स के बाद लाऊं। जी बिल्कुल। फिर अभी आप अपने कोई भी एक स्टोरी के बारे में बताइए, कुछ कूल फनी सी इंटरेस्टिंग स्कैरी आपके लाइफ में बनी हो। वेल, मेरी लाइफ में तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज रही है अभी तक की जर्नी में। लेट मी टेल यू इंसिडेंट when I was about to pass my bachelor studies, and actually मैंने डिसाइड किया हुआ था कि आफ्टर माय बैचलर स्टडीज आई विल नॉट डू अ जॉब इन इंडियन जॉब मार्केट or Indian electrical engineering job market. जी। I have mostly decided that I will go for master studies in either in USA or Canada. जी। So उस वक्त मेरा इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर चल रहा था। वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज कैंपस में आती थी इंटरव्यूज के लिए। और तो सब प्रोफेसर सब डिपार्टमेंट में एक्सपेक्टेशन थी कि एटलीस्ट टॉप स्टूडेंट्स का तो प्लेसमेंट कहीं ना कहीं हो जाए। जी। तो उस वक्त मैंने बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यू भी दिए और उन्होंने मुझे कुछ ऑफर्स भी ऑफर किए थे एक्सेप्ट करने के लिए। तो कुछ कंपनीज का बॉन्ड बॉन्ड प्रोसेस था कि अगर मैं उनका ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ और एक्सेप्ट करने के बाद मैं ज्वाइन करता हूँ और ज्वाइन करके अगर 2 साल के अंदर अंदर जॉब क्विट कर लेता हूँ तो जी। मुझे कुछ कुछ फाइन
कुछ अमाउंट ऑफ मनी का फाइन्स पे करना होता है। जी तो बिल्कुल। उस वक्त वो सब ऑफर्स तो मैंने रिजेक्ट कर दिए थे, क्योंकि मेरा डिसाइडेड था कि मैं मास्टर स्टडीज के लिए अ, आगे जाऊंगा यूएस या कनाडा। लेकिन उस वक्त एक छोटा सा डर भी था कि यूएस वीज़ा आपको पता है कि वो कंफर्म नहीं होते until जी and unless you get your visa approved in your passport। तो जी बिल्कुल। उस वक्त एक डर भी था कि अगर मैंने यहाँ पे कैंपस में जॉब नहीं लिया और बाय चांस अगर मेरा वीज़ा एक्सेप्टेड नहीं हुआ, अप्रूव नहीं हुआ यूएस एम्बेसी से, तो फिर आउटसाइड ऑफ कैंपस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ जॉब इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो उस वक्त बहुत ही मतलब कंफ्यूजन था मेरे दिमाग में कि क्या लेना है, क्या करना है आगे। फिर मैंने सोचा कि अभी ये लास्ट कंपनी जो आई है ओएनजीसी पेट्रोकेमिकल्स करके, जी ओपाल, जो भरूच बेस में थी, उसमें कुछ ऐसा बॉन्ड ऐसा कुछ था नहीं और उनका पैकेज भी अच्छा खासा था। तो मैंने लास्ट मोमेंट पे उनकी ऑफर एक्सेप्ट की। जी एक्सेप्ट करने के बाद मैं तो पहले से ही फैमिली वालों से बात कर चुका था कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी ऑफर्स, एंड देन आई एक्सेप्टेड वन ऑफर। तो वो लोग खुद मुझे पूछ रहे थे कि क्यों एक्सेप्ट किया, हैव यू चेंज जी योर माइंड टू गो इन यूएसए फॉर फर्दर स्टडीज और नॉट। मैंने उनको बताया कि अभी मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरा जो मास्टर स्टडी शुरू होगा उसमें कुछ टाइम है। तो आई वाज थिंकिंग कि अभी मैं कंपनी ज्वाइन करता हूँ, जब वीजा मिल जाएंगे, अप्रूव हो जाएंगे, तो कंपनी को मैं रेजिग्नेशन लेटर अपना सबमिट कर दूंगा। जी तो वो लोग एग्री हुए कि चलो कोई बात नहीं, बीच में कुछ दिन के लिए अपनी फील्ड ऑफ स्टडी का कुछ करना चाहता है, कंपनीज का एनवायरनमेंट देखना चाहता है, दैट्स फाइन एंड गुड। तो उन्होंने मुझे अलाउ किया। जी मैंने अपनी फर्स्ट जॉब, या फिर बोलूँ तो शॉर्टेस्ट जॉब एंड द फर्स्ट जॉब ऑफ माय लाइफ आई डिड फॉर जस्ट 1 मंथ। मैंने ओपाल कंपनी जो दहेज में है उनसे 3 जुलाई को ज्वाइन किया, 3 जुलाई 2017। जी और 10 अगस्त को मैंने मेरा रेजिग्नेशन लेटर उनको दे दिया। जब मैंने ओके। रेजिग्नेशन लेटर दिया तब मेरे हाथ में मेरे वीज़ा थे नहीं यूएस के। और उस वक्त भी ऐसा ही दिमाग में चल रहा था कि क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे वीज़ा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जी और अगर ये जॉब छोड़ देता हूँ तो फिर वो कंपनी मेरे लिए तो बैठेगी नहीं कि भाई चलो तुम्हें वीज़ा नहीं मिले और तुम वापस आ जाओ। जी तो उस बिल्कुल। वक्त था, लेकिन मैंने ऐसा एजम्पशन कर लिया कि कोई बात नहीं, मान लो कि वीज़ा नहीं मिला तो अपनी तरीके से कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। तो ये एक स्ट्रगल थी मेरे हिसाब से कि मैं I was not quite sure that I will get my visas, or I was not quite sure that I will be able to make it to USA। पर एक अंदर से भरोसा था अपने आप पे कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो रेजिग्नेशन दे दो, बाकी जी का बाद बाद बाकी में का देख देखा लेंगे। जाए। जी बिल्कुल। Yeah। तो आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट हो के बाकी सारे जो अभी स्टूडेंट फ्यूचर स्टूडेंट है, फ्यूचर में स्टूडेंट्स होने वाले हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हो कि कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में? मेरा पहला सवाल तो उनसे ये होगा अ, कि हाउ डू दे गाइस डिफाइन सक्सेस। वो लोग जी सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं। सक्सेस हर एक का नजरिया अलग अलग होता है। कोई अपने खेल कूद में सक्सेस होना चाहता है, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी को एजुकेशन में इंटरेस्ट है, किसी को जी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। अभी का रवैया ऐसा चल रहा है कि ये लोग सक्सेस कंपैरिजन के हिसाब से देखते हैं कि ये तुम्हारा दोस्त इतना आगे बढ़ गया और तुम यहाँ पे रह गए। दैट्स नॉट, कंपैरिजन इज नॉट सक्सेस। सक्सेस फॉर इंडिविजुअल इज डिफाइंड एट ऑन ओन। जी तो बिल्कुल। एक तो ये है। बाकी सक्सेस होने के लिए पहला तो मैं ये मानता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है लाइफ में। इवन जी अभी तक मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ फिर भी 100% मैं अपना भी टाइम टेबल 100% टाइम के हिसाब से चल नहीं पाया हूँ। आई ऑलवेज मेड माई टाइम टेबल बाय द डे, एंड nearly 60 to 70%. I try myself, but I think I didn't even achieve 60% on time coordination.
तो एक टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स की लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, एग्जाम्स, even sometimes you also need some relaxation, entertainment kind of stuff. So टाइम को बैलेंस करना ज़रूरी है। दूसरी बात मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि डोंट गो विथ फ्लो, इन द सेंस मीन्स के जब जब मैंने अपना 11th 12th साइंस कंप्लीट किया तो एक हवा सी चल रही थी कि लोग मैकेनिकल की ओर ही जा रहे थे। अगर किसी को इंजीनियरिंग करना है तो उस टाइम पे लोग मैकेनिकल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। जिसको भी जाके पूछो भाई तुम क्या करोगे आगे, कौन सी इंजीनियरिंग फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो वो लोग सीधा ही बोल देते थे कि आई विल गो फॉर मैकेनिकल, देयर इज अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सपोजर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जी। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आपको जो इंजीनियरिंग अच्छी लगती है वो कीजिए। भले ही फिर वो मार्केट में डिमांड में हो या ना हो, अगर आप उस फील्ड में टॉप पे है तो डेफिनेटली आपकी डिमांड होने ही वाली है। जी तो बिल्कुल। ऐसे मतलब फ्लो को मत फॉलो कीजिए, मेक योर ओन वे। जी दूसरी बिल्कुल। बात मैं उनको ये बताना चाहूँगा, देखिए मुझे बाकी सारे फील्ड का तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि कॉमर्स आर्ट्स का कैसा रहता है, लेकिन मैं एटलीस्ट इंजीनियरिंग में बता सकता हूँ कि अ, बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल भी पूछा था, मेरे जो जानने पहचानने कलीग्स है, कि आप बोलते तो हो कि भाई आपको जो पसंद है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो फील्ड में जाइए, लेकिन अगर यही नहीं पता कि हमें इंटरेस्ट किसमें है तो वो कैसे पता करें। तो उसके लिए भी कुछ कुछ पॉइंट्स है, कुछ टॉपिक्स है, आप उस पर कंसंट्रेट करो तो एटलीस्ट आप 30-40% तो श्योर हो ही सकते हो कि आपको कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है। बाकी तो क्या है कि आगे जाके आपको खुद को अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। जी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि जब मैं निकला अपने 11th 12th साइंस के बाद, तो मेरे पास 4-5 अदर ऑप्शंस थे, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और तब मुझे ये पता करना था कि अभी मुझे किस में ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ रहा है। जी। अभी तब तो मैंने कुछ इंजीनियरिंग का कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट स्टडी किया नहीं था, तो उस वक्त तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कैसे पता करूँ। तो उस वक्त मैंने क्या किया कि स्टूडेंट्स से मिलो जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, जी। उनसे जाके बात करो, पूछो, उनका रिव्यू लो कि भैया आपने क्यों इलेक्ट्रिकल लिया, भैया आपने क्यों मैकेनिकल लिया, मैकेनिकल में क्या क्या पढ़ते हैं आप, सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है कि नहीं, वो सब नोट्स कीजिए, वो लोग जो इनपुट देते हैं उसको नोट्स कीजिए, फिर उसको एनालाइज करिए अपनी पिछली स्टडी के हिसाब से। तो मैं अगर आपको बताऊं कि मेरे टाइम पे 11th 12th का मिला के सेमेस्टर सिस्टम था, सेमेस्टर 1 to सेमेस्टर 4। जी। तो उसमें ऐसे रिलेटेड था कि सेमेस्टर 1 जो था उसमें फोर्स, टेंशन, फिजिक्स का जो सब्जेक्ट था वो फोर्स, टेंशन, वो सब कैलकुलेशन आता था। तो मैं मानता हूँ तब तक वो जो फोर्स कैलकुलेशंस और टेंशन सब कैलकुलेशंस काइंड के जो टॉपिक्स आते थे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड थे। जी। इलेक्ट्रिकल में सीरीज पैरेलल सर्किट्स ऐसा आता था, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड थे। जी। तो मेरा मानना है कि 11th 12th साइंस में आप सभी इंजीनियरिंग का बेसिक, वेरी बेसिक, प्राइमरी, इनिशियल लेवल का एजुकेशन लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप क्या पढ़ रहे हो। जी बिल्कुल। तो आप अपने सीनियर्स का जो रिव्यू है वो अपनी प्रीवियस स्टडी से कोरिलेट कीजिए और फिर पता कीजिए कि मैंने ये तो पढ़ चुका हूँ मैं 11th 12th में, तो उसमें से मेरा इंटरेस्ट किस में था, और उसके बेस पे आप 30% तो श्योर हो ही जाएंगे कि भाई मैं इस ब्रांच में जाना चाहता हूँ आगे। बाकी का जो 70% है वो तो आप जैसे जैसे पढ़ाई करेंगे, जैसे जैसे आप खुद का इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, उसके हिसाब से आपको और ज़्यादा डीप में समझ में आने लगेगा और उसी में आप सक्सेस ढूंढ पाएंगे। जी बिल्कुल। बिल्कुल हम्म। सही बात बताई आपने। तो अभी आपने इतना सक्सेस आपने अचीव कर रहे हो आप, तो आज आपके लाइफ में कुछ स्ट्रगल भी हुई होगी, आपके पर्सनल कुछ स्ट्रगल हुई होगी, तो कुछ उसके बारे में भी बताइए। स्ट्रगल मुझे सबसे बड़ी अगर लगी है मेरी लाइफ में तो एक लैंग्वेज बैरियर था। जी। मेरे
प्राइमरी एजुकेशन से लेके मेरे 12th साइंस के एजुकेशन तक मेरा लेवल ऑफ और द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मेरा लोकल लैंग्वेज था गुजराती। जी और मेरी पूरी बैचलर स्टडीज और मास्टर स्टडीज जो कोर इंजीनियरिंग कहलाती जाती है उसमें जब मैं एंटर हुआ तो मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टोटली चेंज टू इंग्लिश। जी उस वक्त ऐसा था कि मेरा पीडीपीयू में एडमिशन हो गया। फर्स्ट डे था, मैंने लेक्चर्स अटेंड करना शुरू कर दिया। हमारा स्केड्यूल था सुबह 9 से लेके शाम के 6:30 तक का। तो पीडीपीयू में ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते थे, मींस नॉट जस्ट फ्रॉम गुजरात। सो मोस्टली आई थिंक ये जो लैंग्वेज बैरियर था मेरे हिसाब से मोस्टली तो गुजराती पीपल की जो जिनका जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश में नहीं था जी उनसे उनसे आता था। तो हम सब लोग ऐसे स्ट्रगल तो कर ही रहे थे। तो मतलब पहले दिन लेक्चर शुरू हुआ, आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वेयर फ्रॉम साउथ इंडिया, तो जी बिल्कुल। तमिलनाडु केरला। जिनकी हिंदी भी थोड़ी सी कच्ची होती है वो लोग दे आर मोर पावरफुल इन इंग्लिश लैंग्वेज। जी तो वो लोग टोटली इंग्लिश में पूरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, पूरा क्लास लेते हैं। तो मेरे पहले क्लास में टू बी ऑनेस्ट विथ यू मुझे कुछ इतना समझ नहीं आ रहा था ये लोग क्या बोल रहे हैं। उनकी स्पीड एकदम हाई थी, मैं कैच नहीं कर पा रहा था। और जी लेक्चर होने के बाद जैसे जैसे करके मैंने पहला दिन खत्म किया, वापस घर जाते वक्त सोच रहा था कि यार कहीं अपन गलत जगह पे तो नहीं आ गए, जी क्योंकि बिल्कुल। पहले दिन ही इतना सारा जी बाउंस बैक हो गया था, कुछ इतना समझ में आया नहीं। और 11-12 तक तो स्कोर मेरे अच्छे रहते थे, तो अंदर अंदर से ही ऐसी फीलिंग आ रही थी कि या तो मैं बहुत मेरे लेवल से बहुत ऊंचे लेवल वाली जगह पे आ गया हूँ, या फिर मैंने कोई फील्ड अलग गलत गलत ले लिया है, ऐसा कुछ लग रहा था। जी मेरी मेरी मदर टीचर है, तो मैंने उनको कॉल किया कि उस वक्त भी क्या था कि पहला दिन था, तो आई थिंक एडमिशन के 10 दिन तक तुम लोग वो हम यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं अगर करना जी है तो। जी मैंने उनको कॉल किया कि मम्मी मेरे को लगता है कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ और मेरे से नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो सबको इंग्लिश आती है, सब मेरे से भी अच्छा बोल लेते हैं, और ये इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो उन्होंने बोला कि एक तेरा तेरा प्रॉब्लम इंग्लिश है, यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, यू आर नॉट डूइंग आर्ट समथिंग इन लैंग्वेज। जी तो इंग्लिश तेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में ऐसे बर्डन नहीं बन सकती। तो शुरू शुरू में सबको तकलीफ होगी, लेकिन तू प्लीज ट्राई तो कर, हो जाएगा तेरे से। उन्होंने थोड़ा मोटिवेशन दिया, मैंने भी अंदर से फिर ठान लिया कि चलो कोई बात नहीं, अभी आ ही गए हैं पीडीपीयू में तो निकाल लेंगे 4 साल इंजीनियरिंग के। तो फिर मैंने क्या किया कि अपना थोड़ा वे ऑफ थिंकिंग चेंज कर दिया। जी रोज क्लास में जाता था, भले ही समझ में ना आए, लेकिन प्रोफेसर जो कुछ भी बोलता था मैं अपनी नोट्स में पूरा का पूरा लिख देता था। जी और फिर घर जाके उसको उसी इंग्लिश को डिक्शनरी से गुजराती में कन्वर्ट करके समझने का ट्राई करता था कि ये कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता है। ऐसे ऐसे टाइम चलता गया। मैं भी अब अगर मुझे कोई सवाल आए चालू लेक्चर में, तो मैं उनसे वो सवाल पहले मैं अपनी नोट्स में लिख लेता था, उसको इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से पहले सब सेट करता था। फिर वो क्वेश्चन रट्टा मारता था अंदर से, जी और फिर प्रोफेसर को पूछता था। थोड़ा सा डर लगता था शुरू शुरू में, लेकिन जैसे जैसे हैबिचुएटेड होता गया मैं, सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ, 6 महीने खत्म हुए तो रिजल्ट आया। मेरा पूरे क्लास में 124 की स्ट्रेंथ में आई थिंक मेरा 27 रैंक था। जी तो उस वक्त मैं बहुत डिसअपॉइंटेड भी था अंदर अंदर से कि जो बंदा 11-12 तक का स्कॉरर था, जिसको कॉन्सेप्ट्स और एजुकेशन में इंटरेस्ट था, और वो सडनली डायरेक्ट फ्रॉम लाइक टॉप 15 और टॉप 10 से सीधा 27 पे। इन फिर भी अभी उस वक्त ऐसा था कि स्टेप बैक नहीं कर सकता था मैं। जी तो बिल्कुल। मैंने ठान लिया कि कोई बात नहीं, अभी आ ही गए तो निकाल लेंगे 4 साल यहाँ पे, और कुछ कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो सेकंड सेमेस्टर शुरू हुआ, जम के पढ़ाई करना शुरू कर दिया।
कई सारे सवाल आते थे, सीनियर्स को पूछने की कोशिश करता था, मेरे क्लास के जो टॉपर्स थे उनसे पूछता था, तो वो लोग मजाक उड़ाते थे कभी कभी कि भाई तुम तो गुजराती वाले हो, तुमको समझाना मतलब टाइम वेस्ट है। जी तो मैंने उसको इसी सेंस में लिया कि एक दिन तुम्हें भी दिखाऊंगा कि भाई जी बिल्कुल। अ, हमें भी समझ तो आता है, हमारा ये लैंग्वेज बैरियर ही है। तो सेकंड सेमेस्टर में वो लोग 6 घंटा पढ़ाई करते था, तो मैं लैंग्वेज की वजह से 10-10 घंटे पढ़ाई करता था। ऐसे इंग्लिश टू गुजराती डिक्शनरी का यूज कर करके मैं इतना हैबिचुएटेड हो गया था कि फिर मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ने लगी थी। जैसे मतलब अभी इंग्लिश समझ में आ जाती है। जी तो सेकंड सेमेस्टर में मैं 27 से ओवरऑल क्लास में फोर्थ रैंक पे पहुंचा। अभी फोर्थ रैंक पे आ गया था, तो मेरे अंदर भी एक अलग कॉन्फिडेंस का ओरिजिन हुआ कि चलिए अभी तो फोर्थ पे आ गया हूँ, तो अभी भी आगे जा सकता हूँ। जी और बिल्कुल। फैमिली वालों की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही थी। तो फिर थर्ड सेमेस्टर में फिर से जम के पढ़ाई की, तो फर्स्ट रैंक आया मेरा। और टिल टिल मेरे कॉलेज एजुकेशन तक मैं कभी फर्स्ट नहीं आया था। मैं जी क्लास में टॉप 5 टॉप 10 स्टूडेंट्स में रहता था, लेकिन टिल 12th आई डिडंट गेट हाईएस्ट और फर्स्ट रैंक इन माय क्लास। तो जब थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट टाइम मैं फर्स्ट आया अपनी लाइफ में, तो अंदर अंदर से ही अपने आप को कंग्रेचुलेट कर रहा था। फिर तो क्लास में भी लोग रिस्पेक्ट देने लगे, किसी को कुछ डाउट हो तो बताने लगे, सवाल जवाब सब सब रहता था। लोग जानने लगे इन शॉर्ट मुझे। जी बिल्कुल। फिर मुझे लगा कि चलो अभी अभी तो रहना ही पड़ेगा कंसिस्टेंट अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से। So जी from third semester to eighth semester, I have secured my rank as a first, and I achieved my gold medal and honored by Dr. Mukesh Ambani, chairman of Reliance Industries. और फिर मैंने मास्टर्स स्टडी के लिए ऑप्ट आउट किया। मास्टर्स के लिए मैं शिकागो आ गया। शिकागो में मैंने इंटर्नशिप की while my studies, and right now I am in full professional life since June 2020. It's been already like 4 months completed for my professional life. And right now I'm somewhat satisfied that I have achieved success in my life. जी बिल्कुल, आपकी स्टोरी सुन के बहुत ही मज़ा आया हमें। कोई मैसेज हो जो आप पेरेंट्स को देना चाहते हो? पेरेंट्स को मैं मैसेज ये देना चाहूंगा कि डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विथ अनदर चाइल्ड। आजकल आजकल मैं ऐसा ट्रेंड देखता हूँ कि हर हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बेटा सबसे टॉप पोजीशन पे हो, या मेरी बेटी सबसे टॉप हो क्लास में। तो वो जी लोग क्या करते हैं कि उनकी कंपैरिजन उनके आगे वालों से करते हैं। आपने कभी ऐसा देखा कि किसी ने उनकी कंपैरिजन उनके एक स्टेप पीछे वालों से की हो कि भाई नहीं नहीं तेरा परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, देख इनको देखिए तो अभी तेरे से भी बहुत पीछे है। हमेशा कंपैरिजन ऊपर वालों से होती है, और दैट्स गुड, दैट्स फॉर मोटिवेशन। या लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप लोग इतनी ज्यादा कंपैरिजन करते हैं कि चिल्ड्रंस पे एक प्रेशर सा बन जाता है कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। ये मम्मी पापा का सपना है, उनको ऐसा चाहिए ये चाहिए, तो आप ज्यादा प्रेशराइज मत कीजिए। आप उनको उल्टी तरह से मोटिवेशन दीजिए कि बहुत 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 अच्छा परफॉर्मेंस था तुम्हारा इस स्टैंडर्ड में, अभी नेक्स्ट ईयर तुम और भी अच्छा कर सकते हो। उसको उसको रास्ते दिखाइए। डायरेक्ट ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि भाई नहीं नेक्स्ट अभी तेरा थर्ड रैंक है तो तू नेक्स्ट ईयर सीधा फर्स्ट रैंक ला दे। कुछ गाइडेंस दीजिए उसको, कुछ कुछ मोटिवेशन दीजिए। अब कंपैरिजन करके डायरेक्टली उसको डिमोटिवेट ही कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं पेरेंट्स को ये भी बताना चाहूंगा कि कई सारे पेरेंट्स खुद आई थिंक 11th 12th या 10th तक पढ़े होते हैं, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमारे बच्चे बहुत ही आगे बढ़े। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप आप सपने नहीं देख सकते, आप देखिए। लेकिन आप खुद आउट ऑफ कंफर्ट लेवल जाके कुछ पहले से प्री प्रिपेयर रहिए अपने अपने चिल्ड्रंस के लिए कि देखो अगर तुम्हें साइंस में इंजीनियरिंग लेना है, ए ग्रुप लेके इंजीनियरिंग करना है, तो कौन से ऑप्शन है। ऐसा मत देखिए कि शर्मा जी का बेटा अगर मैकेनिकल जा रहा है तो आप भी मैकेनिकल ले लो। जी
कई सारी इंजीनियरिंग फील्ड मुझ खुद को पता नहीं था कि उस वक्त क्या चल रहा था। जब मैंने ओपाल ज्वाइन किया तब मुझे पता चला कि फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग करके भी कोई एक इंजीनियरिंग ब्रांच है जिसका आई थिंक गुजरात में किसी को कोई नॉलेज ही नहीं है। तो उस वक्त जब मैंने ओपाल ज्वाइन किया था तब मुझे पता चला कि अ, मध्य प्रदेश में आईपीएस एकेडमी करके कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ पे फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग की जाती है। तो जो यूपी बिहार के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका आई थिंक मोस्टली दे चूज टू ऑप्शंस इन देयर करियर। एक ऑप्शन ये होता है कि या तो अगर वो कैपेबल है, अपने आप को कैपेबल मानते हैं और वो हार्ड वर्किंग है तो वो लोग यूपीएससी की तैयारी में लग जाते हैं। उनका गोल यही होता है आईएएस आईपीएस क्रैक करना। जी। लेकिन अगर अगर कोई स्टूडेंट बाय चांस उसको लगता है कि भाई ओके नहीं हो पाएगा मेरे से, तो दे ऑप्ट फॉर दिस काइंड ऑफ इंजीनियरिंग लाइक फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग। अभी मैं फायर एंड सेफ्टी का आपको एग्जांपल दूं तो एज पर इंडियन गवर्नमेंट रूल, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी प्रोडक्शन प्लांट हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, वहां पे कंपलसरी है एटलीस्ट कोई एक डिपार्टमेंट हो जो फायर एंड सेफ्टी का हैंडलिंग करता हो प्लांट में। तो ऐसे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कंपनीज में जा सकता है, लेकिन है वो हर कोई कंपनी में जा सकता है क्योंकि हर एक का एज पर इंडियन गवर्नमेंट देयर इज अ रूल, उसको रखना ही पड़ेगा हर एक कंपनी को। जी। तो एक कुछ ऐसी इंजीनियरिंग ब्रांच भी है जिसका हमें नॉलेज नहीं। तो मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगा कि ट्राई टू गेट द नॉलेज फ्रॉम सम सेमिनार्स, फ्रॉम सम इंफॉर्मेशनल सेशंस। अगर उनको उतना समझ में नहीं आता तो उनको उनके उनके चिल्ड्रंस को भेजो, उनके उनके कलीग्स को भेजो, जिस किसी को भी समझ में आए, लेकिन ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन एट योर लेवल। और तभी आप अपने बच्चों को गाइड कर पाओगे कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे कौन सा फ्यूचर बन सकता है। क्योंकि आप अगर उनको 3 4 5 ऑप्शन देंगे लाइक जस्ट जनरल ऑप्शन सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, तो वो लोग भी उतने ही एरिया में सोचेंगे कि भाई चलो मुझे केमिकल नहीं पसंद तो मैं केमिस्ट्री तो केमिकल इंजीनियर बनूंगा ही नहीं। तो फिर उनके पास के चार चार ही ऑप्शन बच जाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने अपने बेटे बेटियों को और खुद को भी आउट ऑफ कंफर्ट जोन पे रख के थिंक कीजिए। गुजरात के बाहर और अपने एरिया के बाहर भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी भी नहीं जानते। ट्राई टू जी। गेट एज मच एज नॉलेज पॉसिबल और प्रेशराइज मत कीजिए स्टूडेंट्स का। अभी ये इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल्स है वो आई थिंक जूनियर केजी से ही बहुत हैवी हैवी वर्ड्स आ जाते हैं। वो बहुत, मैं मानता हूँ कि स्ट्रेस डाल देता है। जी। और कोई भी स्टूडेंट जितना स्ट्रेस में पढ़ेगा ना, मान लो कि उसने 6 घंटा पूरे स्ट्रेस लेके पढ़ाई की, वो जितना मेमोराइज नहीं कर पाएगा उससे अच्छा है कि 2 घंटा लेकिन फ्रेश माइंड से पढ़ रहा है कोई। जी, बिल्कुल। तो सब कुछ बैलेंस करो लाइफ में, एंटरटेनमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स, यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। आशा रखते हैं कि हमारा जो कन्वर्जेशन हुआ उससे कुछ स्टूडेंट्स अपने दिमाग में इफ़ेक्ट्स हो उनके दिमाग में, और किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, तो मुझसे बात करेगा, मैं उनको आप तक पहुंचा दूंगा ज़रूर से। तो अपना अपना कीमती और मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद मामिक पटेल। Thanks, Vineet, for inviting me on this platform. जी बिल्कुल। I will be more than happy to help your students, parents in advancing in professional life. जी बिल्कुल। बिल्कुल। And stay happy and safe. जी बिल्कुल। आपको भी अपने फ्यूचर्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम मी एंड माय व्यूअर साइड। Yep. Thank you so much. थैंक यू सो Appreciate your support. जी, थैंक यू सो मच मैम।